वेलकम बेटो, कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आप लोग के लिए मैट्रिसेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। फिर इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन, इस पर मैं वीडियो आपको जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मैंने सोचा कि इसी की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और इससे पहले के जो चैप्टर्स जो छूट गए हैं वीडियोस के लिए, हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम उसी की स्टार्टिंग करेंगे। एज यू विश, जैसा आप कहें हम लोग उसी की स्टार्टिंग करेंगे। और अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस की। हमारा नया क्लास है, तो गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेंगे हम लोग और स्टार्टिंग करेंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, इस पे चर्चा करते हैं। मैट्रिसेस होता क्या है? तो मैट्रिसेस होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ सेट, यानी एक सेट के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिसेस कहते हैं। तो हम इसको स्टार वाइज जैसे मैं दिया है ना, वैसे वैसे मैं यहाँ पे इस टॉपिक वाइज हम यहाँ पे आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेशन से। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है बेटा, क्या होता है कि ए सेट ऑफ डेटा इन रेक्टेंगुलर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो मैट्रिक्स डेफिनेशन है कि जब हम किसी भी डेटा के सेट को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है आपके सामने कि जैसे टी एंगल्स के जो चार्ट होती है, जैसे क्रिकेट में एनालिसिस होती है। ओके, दो एग्जांपल लेते हैं। पहले टी एंगल्स की बात करते हैं, जो आपकी किताब की बात है। जैसे एक चार्ट ऐसे बनता हुआ आपने देखा होगा, जिसमें ऐसी ऐसी लाइनें होंगी और यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक लिखा होगा, और यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे करके डब्बे बने होंगे। तो जिसमें साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा। ये आपके कोई नई नहीं है, पुरानी आपने देखी होगी एज ए मैथमेटिशियन। तो ये हमने क्या किया है, हमने एक टी एंगल्स के डाटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। किस फॉर्म में अरेंज कर दिया है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको हमने अरेंज कर दिया है, टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। इसलिए इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्शन को बोलते हैं लोग मैट्रिसेस। ऐसे क्रिकेट एनालिसिस, मान के लोग बहुत सारे हमारे छात्र क्रिकेट की भी चर्चा करते होंगे। तो जब भी मैच खत्म होता है ना, किसी भी एक पारी चाहे दोनों पारी का, तो इधर के साइड जब स्टैट्स खुलते हैं, तो मान चलो कि अगर बैट्समैन की स्टैट्स खुल रहे हैं, तो इधर उस बैट्समैन का नाम लिखा होता है, किसने आउट किया वो लिखा होता है, कितना रन मारा वो लिखा होता है, और कितने गेंद में मारा वो भी लिखा होता है, और अंत में यहाँ पे टोटल कितने ओवर में कितने रन मारे लिखा होता है। तो बेटा ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा बताता दिखाता है हमको, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब सेट है, वो कई सारे डेटा का सेट करके एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया है। इस तरह के डाटा को हम लोग कहते हैं, कौन सा डाटा? या हम इसको कहते हैं मैट्रिसेस, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म डाटा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अ सेट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर और टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिसेस। सिंपल, किसी भी डाटा को अगर हम टेबुलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चा रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन हम इसका बिग ब्रैकेट से करते हैं।
ये बात गौर करेंगे, किससे करते हैं रिप्रेजेंटेशन हम लोग? इसका रिप्रेजेंटेशन बिग ब्रैकेट से करते हैं, बिग ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। देखिए बेटा मैंने मिटा तो दिया जो पहला लिखवाया था मैंने, लेकिन आप वीडियो को रिवर्स करके या फिर पॉज करके आप उसको डेफिनेशन को, अपने एग्जाम्पल को अपने कॉपी में जो नोट्स आप बना रहे हैं उसके अंदर मेंशन करेंगे, तो एग्जाम के टाइम में आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग वापस से रिप्रेजेंटेशन में हम इसमें बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। आप जानते होंगे बिग ब्रैकेट क्या होता है। और ऐसे करके अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो जो ए है वो मैट्रिसेस है जो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करता है। तो मान चलो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये अरेंजमेंट है, ऐसे ही होगा। पहले वाले लाइन में दूसरा, तीसरा, फिर दूसरे लाइन में दूसरा, तीसरा, फिर तीसरी लाइन में दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कई सारे इधर से भी लाइन देखो, इधर से भी लाइन देखो, हर तरफ से लाइन रोज बने हुए हैं। तो आखिर इसका मैटर क्या है? इसका मैटर है कि इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो बेटा, रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यानी कि C1, C2, C3 इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को, जो कि रिप्रेजेंटेड है हमारे सामने, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। कॉलम समझते हैं ना? जैसे अगर आप 12th में तो हैं, आप कंप्यूटर साइंस अगर जानते होंगे उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो भाई इस समय तो सब कोई जानता होगा, कुछ ना कुछ जानता होगा। उसमें स्प्रेडशीट आती है विंडोज़ की, एक्सपी में या विंडोज़ किसी में भी वो आपको स्प्रेडशीट मिल जाती है, एक्सेल की स्प्रेडशीट। उसके अंदर आप देखोगे ना, तो जब उस डब्बे को क्लिक करोगे ना तो वो आपको रो और कॉलम के फॉर्म में बताएगा। जब आप उसको खींच के नीचे लेके आओगे ना तो बोलेगा कॉलम, और खींच को साइड में ले जाओगे ना उसको बोलेगा रो। कभी चेक कर सकते हैं आप उसके अंदर। उसी तरीके से ऐसे जो केस हमने देखे हैं इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, जो इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और जो ये वाला कंडीशन है, ऐसे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग रो, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक और डेफिनेशन मिल जाता है बेटा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैट्रिक्स। देखो ये भी एक आपको डेफिनेशन बन गया। तो डेफिनेशन कहीं से बना सकते हो, बस समझना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रो और कॉलम के बिना कुछ भी मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका, रो और कॉलम का। प्लस एक और चीज, वो क्या है? वो है रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है M क्रॉस N। M क्रॉस N देख रहे हो? ये M क्रॉस N क्या है? तो M क्रॉस N है कि यहाँ ये इस पूरे सेट में, यानी इस बिग ब्रैकेट के अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं, इन्हीं की जनसंख्या की जब हम गिनती करते हैं तो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के इस कोने में उसको नोट करते हैं। तो गौर करोगे कि इस मतलब कि मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम बेटा? 3। और कितने रोज हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? बनेगा 3 क्रॉस 3 का, यानी 3 ठे रोज हैं और 3 ठे कॉलम है। एक बात हमेशा दिमाग में रखना बेटा, सबसे पहले रोज की बात करते हैं फिर कॉलम की बात करते हैं। हमेशा गौर करना, सबसे पहले रोज की और फिर ही कॉलम की, चाहे कोई भी सेट हो, चाहे उल्टा सेट हो, सीधा सेट हो। हमें सबसे पहले हम रोज लिखते हैं और फिर हम उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं। यानी कैसे? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लिखते हैं फिर वर्टिकल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हमारा जो डेफिनेशन, एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेशन था, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होगी। अब हम इसके साथ पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचते हैं, और आप इसको नोट कर लो तब तक पॉज करके इसको। तो बेटा अब हम पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचेंगे। पॉइंट नंबर 2 में 2 बातें की गई है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूं, मैं इसी वाले ऊपर वाले में ही कर दिया हूं, ठीक है। सोचा भी मैंने कि इसको पॉइंट में डिवाइड कर देता हूं, अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है।
देखो बेटा ये जो है ना सिंगल सिंगल, ये सिंगल सिंगल आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। कभी आपने सेट के बारे में सुना होगा, सेट को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, बोलते हैं ना। मान चलो एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे के नंबर लिखे हुए हैं, तो जो ये एक है ना, चाहे 2 है, चाहे 3, चाहे 4, हर एक जो नंबर इसके अंदर मेंशन, को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो वैसे ही सेम मैट्रिसेस के अंदर भी हर एक नंबर जो कि उसके अंदर मौजूद हैं अपने फिक्स जगह पे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एलिमेंट। क्लियर? समझ आया आप लोगों को? हर एक को, ठीक है, चाहे कोई भी हो, हर एक नंबर जो उसके अंदर मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एक बात बता दूं बेटा, ये 1 1 1 2 1 3 नंबर नहीं है। ए जो लिखा हुआ है वो नंबर है, ठीक है, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 ये आपका लोकेशन बता रहा है कि वो नंबर की स्थिति कहाँ पे है। जैसे 8 2 2 बता रहा है कि दूसरे रो के दूसरे कॉलम के दूसरे रो में तुमको ये नंबर मिलेगा। समझा? वैसे ही ये A32 बता रहा है कि तीसरे रो के दूसरे कॉलम में आपको मिलेगा। तो हमेशा गौर करना, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, हमेशा दिमाग में आप सेट रखना है बात। ओके, एलिमेंट हो गया। अब दूसरा ऑर्डर है, मैंने अभी बताया ऑर्डर के बारे में कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम के क्रॉस को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछेगा बेटा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसमें गिनेंगे कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। सबसे पहले रोज लिखेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे, और ऐसे करके आपका समझ में आ जाएगा। आप उसको बता देंगे कि इस मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहां तक बेटा आपको समझ में आई? यहाँ तक आपको समझ में आई एलिमेंट और ऑर्डर तक। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 से देखेंगे हम लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर हम 3 से देखेंगे कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पॉइंट नंबर 3 में है क्या। पॉइंट नंबर 3 में हम जानेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब लेंथ बड़ा हो और ब्रेथ छोटा हो, उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। तो अगर क्या कोई ऐसा सेट हो, ऐसे मिटा दे तुम लोग भी, ऐसे नहीं आप मिटा सकते हो, क्योंकि कॉपी पे तो मिटाना ये मुश्किल है। ऐसे मिटा दिया हमने। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। एक चीज़ आप गौर करके देखोगे ना कि ये अब रेक्टेंगल्स के शेप में है। कैसे? भले ही इसमें कितने कॉलम हैं? कॉलम 3 है, C1 C2 C3, और रो कितने हैं? 2, R1 और R2। भले ही रो और कॉलम में डिफरेंस आ गया है, रो कॉलम के बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो शेप दिख रहा है ना, वो कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये इसका ऑर्डर क्या है बेटा, बता दो। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। क्यों 2 क्रॉस 3? क्योंकि R डॉट है और C पिंट है, इसलिए बनेगा हमको 2 क्रॉस 3। और ऐसे करके हमने जान लिया कि इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्लियर? कुछ भी आपको ऐसा दिख जाएगा ना टीवी की तरह, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर के शेप में, तो आप कह दोगे उस मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मान के चलो कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो, इसमें देखो ना कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे चेक करो, R1 R2 R3 C1 C2 C3। क्या मैंने सही बोला? हाँ, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 3 क्रॉस 3। और जब ये दोनों नंबर से में जाते हैं ना, उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब इसमें 3 क्रॉस 3 का है ना, हमारे पास 2 क्रॉस 2 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। देखो कैसे, 1 2 3 4।
ये भी जिसमें 4 एलिमेंट हैं, इसका होगा आपका 2x2, 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6। अगर नंबर सेम हैं तो समझ लो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर कहने का मतलब है ऑर्डर का, ठीक है। अगर ऑर्डर के नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा रो मैट्रिक्स का। रो क्या है, तो जब कोई रो की बात करें, जैसे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो की बात करें, तो रो की मैट्रिक्स की बात कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3। तो इसमें कितने रोज हैं, R1 R2 R3 और कॉलम कितना है, 1। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर क्या है, 3x1 का, यानी 3x1 का ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स का वो क्या है, 3x1 का है, जिसमें रो की जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जब ये रो मैट्रिक्स है तब समझ सकते हो कॉलम कैसे बनेगा, ठीक। कॉलम ऐसे बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, C1 C2 C3 और ये हो गया R1। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1x3 का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे कितना बना, 3x1 का मैट्रिक्स बना, और यहाँ पे 1x3 का मैट्रिक्स बन गया। तो आप देख सकते हो कि 3x1 हो चाहे 1x3 हो, तो इसमें रो संख्या ज़्यादा हैं तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स हो गया, इसमें कॉलम की जनसंख्या ज़्यादा हैं इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताना, थोड़ा फास्ट रिकैप में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इसमें कुछ खास नहीं है, मेन चीज़ है जब हम ऑपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट्स में आप बना सकते हो, नोट्स अच्छा रहता है, कभी कभी पूछ भी देता है कि क्या इसके अंदर है नहीं है, कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। हाँ सब कुछ भी पूछ देते हैं, सब मनमौजी है। तब बेटा बचा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है बेटा ना जो केवल डायगोनल में हो। डायगोनल का मतलब 1 2 3 ऐसे हो, अब बाकी सब में कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर्स मौजूद हों। तो बेटा कोई भी मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स ही होगा ना यार, क्योंकि उसके अंदर नंबर तो मौजूद ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि मान के चलो कि मैंने इसी मैट्रिक्स के आगे 2 लिख दिया, अब ये 2 अंदर जाएगा तो सबके संग मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इसी जगह जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, इसमें जाएगा तो 4, इसमें जाएगा तो 6, ये चीज़ तो हो गई। अब 0 के संग जाएगा तो 0 ही रहेगा ना, कुछ बढ़ तो जाएगा नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया। अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। कैसे, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो ये 2x2 का है ऑर्डर का, ठीक है। अब इसमें एक ही है, बस कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट है, बस 1 1, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं, बाकी 0 0 है। इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके समझ में बेटा इसको। अब ये 2x2 बना दिया ना मैंने, 3x3 में बनाओगे तो ऐसा बनेगा, टेंशन ना लो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, देखो वैसे ही बनेगा डायगोनल और वैसे ही बनेगा आइडेंटिटी, दोनों सेम चीज़ें हैं। डायगोनल कह रहे हैं, आइडेंटिटी है ये और यूनिट, आइडेंटिटी और यूनिट दोनों को, दोनों मैट्रिसेस को एक जैसे दिखा सकते हैं हम लोग। अब आखिरी में था नल। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स या फिर इसको एक और नाम देते हैं जीरो मैट्रिक्स, नल जीरो कुछ भी कह लो। इसका मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो इसका मैट्रिक्स आप एकदम सिंपल जानोगे, ये 4 को अंडा बना दो, एकदम मुझे अंडा बनाओ 4 ठो एकदम मस्त। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे करके बेटा तीसरा जो हमारा स्टार था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऐसे करके ये क्लियर हो गए। अब हम पहुंचते हैं चौथे स्टार पे, जिसमें है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन जान जाओगे ना तो इसको सॉल्व करने में आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो तब तक आप इसका नोट्स बनाओ
और मैं अभी आपको बताता हूँ इसके लिए। तो बेटा हम ध्यान देंगे अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में। इसका क्या होता है ना कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मॉड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स को मॉड के अंदर डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A11, A12, A21, A22। और ऐसा करने की वजह से जो हमारा रिजल्टेंट हो जाता है, जो डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिटरमिनेंट में, ठीक है। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अलग है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका है A11 A22 माइनस A12 A21। तो आप इसको डिटरमिनेंट को तो ऐसे कर सकते हो बेटा, लेकिन आप मैट्रिक्स को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के सिस्टम को कहते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी में ही आता है, ऑपरेशन में ही कवर किया जाता है इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, कुछ खास नहीं है, बस आपको डिटरमिनेंट लगाना है और डिटरमिनेंट में से जो अंदर का मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो हो जाता है समाप्त, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिटरमिनेंट में। और फिर आप डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। वैसे डिटरमिनेंट का बेटा जो टॉपिक है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में है, मतलब कि मैट्रिक्स के बाद एक चैप्टर आता है एनसीईआरटी में जिसको कहते हैं डिटरमिनेंट, उसके अंदर है ये। लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर देते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। बाकी आगे तो बहुत डिटेल में बात करना ही है हमको, जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा ये क्या होता है, तो इसके अंदर केस है कि मान के चलो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें x+2 और यहाँ पे रखा है 5 और यहाँ पे रखा है 6 और यहाँ पे रखा है y+6। वैसे ही अदर साइड में हमारे सामने रखा है 11 और यहाँ पे रखा है 5, यहाँ पे रखा है 6 और यहाँ पे रखा है 16। अगर हमको किन्हीं इन दो तरह के मैट्रिसेस को इक्वलाइज करके मिल गया तो इसके सॉल्यूशन करने के तरीके को ही कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक चीज़ गौर करेंगे ना, इसका जो डायगोनल है ना और इसका डायगोनल दोनों मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है ना तो इस एलिमेंट को हम कंपेयर कर देते हैं इस एलिमेंट के साथ और इस वाले पार्ट को कंपेयर कर देते हैं हम लोग इस एलिमेंट के साथ, और इस तरीके के कंपेरिजन को, इस तरीके के इक्वलाइजेशन को ही कहते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर बेटा यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता ना x और y के फॉर्म में, तो इधर भी कुछ x और y के फॉर्म में होता और हम सेम वैसे ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। बस यहाँ पे सेम है तो हम इसको हमको छूने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे सेम नहीं होता तो हम किसी के संग इक्वेट कर सकते थे। सोचो अगर यहाँ पे भी x प्लस होता ना तो हम इसको क्या इसके साथ करते, अब हम इसको इसके साथ करते, पर यहाँ पे x वैक्स है नहीं तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके संग है हम उसके संग करेंगे। तो पहले वाले केस में है x+2 = 11, तो x = 9। सॉल्व करने तो आता ही होगा, कैसे हुआ, यहाँ पे +2 इधर था चला गया माइनस और लिमिट से 2 गया, आ गया 9, ठीक है। और उसके बाद इसको में जब मैंने किया तो y+6 = 16, तो y = 10, इधर से भी आ गया। तो इसका मतलब कि जब हमने इसमें रखोगे ना 9 तो ये हो जाएगा 9 2 11, 6 5 और 10 6 16 एक ब्रैकेट में, और 11 5 6 और 16 एक ब्रैकेट में। अब बताओ क्या बेटा, दोनों इक्वल हैं, एकदम इक्वल हैं, इसमें कोई पूछना ही नहीं है, दो राय नहीं है। तो ये जो तरीका था ना इक्वलाइज करने का, इसी इक्वलाइजेशन तरीके को कहते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, यही है, ठीक है। और इसी तरीके के सॉल्यूशन भी आपको करने को मिलेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम बेफिक्र रहेंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमको लगता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं करा है, तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन। मैंने वैसे करके दिखाया, लेकिन आपको संशय में रखना मुझे आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर से। डिटर्मिनेंट वाला पार्ट मान के चलो ना कि आपके सामने क्वेश्चन है 5 7 11
8 और आपने इसका कर दिया है डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट करोगे ना तो इसमें ये अंदर का ब्रैकेट हट जाता है और ये 5, 7, 11, 8 आ जाता है। अब तुमको पता है ना 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इधर भी 2x2 ही होगा, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। जब ऐसा होता है ना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं करने का तरीका। जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा ना पहले वही तरीका है। तो 8 5 हो जाएगा 40, 11 17 हो जाएगा 77, तो ये आप हो जाएगा 37। तो ये आपका सिंपल आंसर निकल जाता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल जाती है इस वाले केस में। डिटरमिनेंट जब करते हो तो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 37 हमारा मैग्नीट्यूड है, वो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे करके आप कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हो। तरीका यही रहेगा। क्या रहेगा तरीका? अगर ये A11 है, ये A12 है, ये A22 है और A21 है, तो ये हो जाएगा A11 A21 माइनस A12 A22, ठीक है। वही प्रोसेस किया है बेटा, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कोई भी क्वेश्चन लगाओ, एक क्वेश्चन आप लगा लो खुद से ही, ये वाला क्वेश्चन लगा लो, मैं करके दिखा देता हूँ आप सामने। 2 5 4 7 इसी को लगा दो, बताओ कितने आंसर हुआ। पॉज करो और सॉल्व करो इसको। रुक गए? तो चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर मिलाना, ठीक है। ये सबसे पहले इसको हटा दो, 2 5 4 7, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7 2 14 माइनस 5 हो जाए 20, ये हो गया आपका -6। तो -6 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का केस। बोलो बेटा कोई दिक्कत? तो भी देखो, जो मॉड से जब कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो उसका तरीका होता है कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका जब हम मॉडुलस कर देते हैं तो ये हो जाता है आंसर आपका 6। जनरली एरिया या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये बात तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है हमारे सामने इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इसका इक्वलिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन उस पर भी, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा उसका। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में सीन है कि मान के चलो ना कि आपके सामने आ गया एक क्वेश्चन, जैसे x + 7, यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे हो गया z और यहाँ पे हो गया m + 3, ये क्वेश्चन आ गया। फिर बीच में इक्वल टू हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 5 7 11 8, ठीक है। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था ना उससे बहुत हट के है, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो देखो ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। तो क्या करेंगे हम, कंपेयर कर देंगे इसके संग, इसका हो जाएगा इसके संग, इसका हो जाएगा इसके संग और इसका हो जाएगा इसके संग। कर दो। सबसे पहला जब बनाओगे ना तो x + 7 = 5 लिखोगे, तो यहाँ पे x = हो जाएगा -2, मिल गया हमको पहला। दूसरा y = 7, बिना कुछ किए मिल गया। तीसरा z = 11, बिल्कुल साथ सीधा कम इक्वेट कर दिया। अब तीसरा के साथ है चौथा m + 3 = 8, तो m = 5। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है खास, ठीक है। समझ में आया? आप इस पर एक क्वेश्चन लगा लो। NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ, आप उसको भी लगा लो। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, x + 7, ये हो जाएगा आपका y + 3, z -2 और m -7, और इसको कंपेयर कर दो 1 2 3 4, सॉल्व कर दो। बताओ कितना आया। वीडियो को पॉज करो, बताओ क्यों मैं सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा ये हो जाएगा x + 7 = 1, तो x = -6, पहला आ गया x वाला। सिंपल एडिशन है बेटा, बॉडमास का रूल लगेगा और कुछ है नहीं इसमें। दूसरा z -2 = 2, तो z ये हो जाएगा 4, और तीसरा जाएगा y + 3 = 3, तो y = 0, और यहाँ पे हो जाएगा m -7 = 4, तो m = 11। मिल गया यहाँ पे। मिलाओ बेटा, आंसर मैच कर रहा है आपका सबका, देख लो एक बार, मैच करना चाहिए। मैच कर गया तो आपने अब सीख गए हो कि कैसे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को और मैट्रिक्स की इक्वलिटी को सॉल्व करना है, ठीक है।
तो ऐसे करके बेटा हमने शुरू के 4 पॉइंट सारे कवर कर लिए, समझ में आया आपको। इधर हमने न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया। अब हमारे पास केवल ऑपरेशन बचा है और अब हम ऑपरेशंस देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज मारो ताकि इसकी ज़रूरत आपको इसमें होगी। और मैं अभी आपको पानी पी के आता हूँ अभी। चलिए बेटा, तब हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब हमारा नंबर आता है ऑपरेशन वाले पे, ठीक है। इस पे आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमको करना है एडिशन, तो हम एडिशन कवर करेंगे, कर लेते हैं एडिशन। तो एडिशन में मान चलिए कि आपके पास एक मैट्रिसेस है जिसमें है 4, 6, 8, 10 और हमारे पास एक और मैट्रिसेस है B जिसमें है 2, 7, 8, 1, ठीक। अब हमको करना है सम, यानी हमको करना है A प्लस B। जब हम A प्लस B करेंगे ना बेटा, तो इसमें हम जिस प्लेस पे जो एलिमेंट होते हैं हम उन प्लेस पे सिंपल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं उनको, ठीक है। इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। चेंजिंग करेंगे तो आप रूल के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का रूल कहता है कि आपको सिंपल उस प्लेस पे बचे हुए, जैसे यहाँ पे A11 पे 4 है तो इसमें B11 पे क्या है 2, A12 पे क्या है आपका 6 है, तो यहाँ पे B12 पे 7 है। तो जो जिसका है उसी के संग आपको ऐड करना है, सिंपल एडिशन जो कहते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 4 + 2, 8 + 8, 6 + 7 और 10 + 1। तो रिजल्टेंट जब आपके सामने आएगा तो वह आएगा 6, 13, 16, 11 और ऐसे करके हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समाप्त हो जाता है, ठीक है। सिंपल एडिशन है बेटा, एकदम कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल एडिशन जोड़ दो, वही आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दे दिया। एक और क्वेश्चन आप कर लो, आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो A एक मैट्रिक्स है जहाँ पे 3, 9, 1, 7 है, ठीक है। और एक B मैट्रिक्स है जिसमें है -1, -7, -8, -9, ठीक। अब 9 प्लस करना है ना, हम भावनाओं को चेंज कर दिया आप लोगों के, ठीक है। चलिए अब सिंपल आपको क्या करना है, A प्लस B निकाल दो बेटा। बोलो A प्लस B क्या होगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। आ गया A प्लस B, सिंपल, ठीक है। A प्लस B एकदम सिंपल, कोई दिक्कत इसके लिए। चलो, तो ये हो गया आपका एडिशन के लिए केस। और यहाँ पे मैंने देखो साइड में कुछ लिखा है, इस पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में, कि जो एडिशन है ना मैट्रिसेस वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या बोलता है बेटा, वो देख लो एक बार। बोलता है कि अगर A प्लस B जोड़ोगे ना तो B प्लस A के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है बेटा, A प्लस B प्लस C कर दियो ना, अगर A प्लस B प्लस C हो जाता है यानी इक्वलाइज हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव, ठीक है। दूसरा पे केस हो गया। तीसरा है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ना कि अगर किसी भी मैट्रिसेस में अगर 0 जोड़ दो तो आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में 0 जोड़ दो, अगर वही एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब तुम सोचोगे सर क्या मतलब है, 0 जोड़ोगे तो यार उस वही ना आएगा लेकिन क्या करोगे बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी निकालने का तरीका यही है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में बेटा क्या होता है ना, ये होता है ना कि मान चलो A में ऐसा क्या जोड़ दो ना कि 0 आ जाए। यहाँ पे कुछ है, A में अगर हम -A को जोड़ देना तो क्या हो जाएगा 0 जाएगा। इस पर गौर करना बेटा, एडिटिव इनवर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A में मतलब इस A मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा हम मैट्रिक्स से जोड़ दें, ऐसा क्या हम जोड़ दें कि हमको 0 मिल जाए। तो अगर A को उल्टा करके यानी कि नेगेटिव साइन लगा के जोड़ देना तो हमको क्या 0 मिल जाएगा। इस तरह के हमको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी में सेम नंबर आता है पर इनवर्स में आता है 0। ये बात हमेशा आप भेजे में लगा लो, तब फिर भी आपको कभी कभी प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर्टी एकदम मज़ा आ जाएगा आपको सुन के, ठीक है। समझ में आया।
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन की बात ही मत करो, क्योंकि डिवीजन होता ही नहीं है इसमें, बहुत मतलब कि होता ही नहीं है, छोड़ दो, गोली मार दो। तो डिवीजन पे कोई बात ही नहीं करना। अब बचा सब्ट्रैक्शन। तो जैसा आपको मैंने एडिशन दिखाया ना, बस वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको प्लस प्लस दिख रहा है, बस वहाँ वहाँ आपको माइनस कर दोगे, तो आपका ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कर दो सब्ट्रैक्शन। तो कर देते हैं हम लोग। इसको नोट कर लेना बेटा, थोड़ा सा पॉज करके, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज और इसको तरीका जानने का। ठीक है, बोर्ड में आता है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मान चलो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, हमको ए माइनस बी निकालना है। तो पहले जब प्लस निकालते थे तो प्लस जोड़ते थे, माइनस करना तो माइनस कर दो। 4 - 2, 4 - 2, 6 - 7, 8 - 8, 10 - 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 -1 9। लो आ गया आपका ए माइनस बी। मैट्रिसेस आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अभी हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है ये आपका, जो यहाँ से देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे लिट किया है 1 2 3 4 एक मैट्रिसेस, और बी हमने मैट्रिसेस लिट किया है 7 8 9 10। जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिला 1 - 7 - 6, 2 - 8 - 6, 3 - 9 - 6 और 4 - 10 - 6। तो आप देख सकते हो ये चारों जो एलिमेंट हैं वो सेम आ गए हैं। जब सेम आ गए हैं तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। और मैट्रिसेस की क्वालिटी होती है ना कि अगर आपको कॉमन लेना है कुछ भी, तो क्या कहते हैं कि सारे मतलब कि एलिमेंट में से कॉमन होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी बाहर कॉमन निकालना है तो वो हर एक एलिमेंट में वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 6 6 6 6 और माइनस 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 चारों एलिमेंट में मौजूद है, इसलिए हमने उसको खींच के बाहर कर दिया और ये हमारा रिजल्टेंट ए माइनस बी का आंसर है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस तरह क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बहुत ही इसमें कुछ कठिन बात है नहीं, बहुत इजी है, इजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एडिशन हो गया, डिवीजन तो मतलब नहीं था, मैटर नहीं था, क्योंकि होता ही नहीं है। और तीसरा आ गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का हमने एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दिया आपको, एक ऊपर बता दिया एक नीचे बता दिया, दो एग्जांपल कर दिया। बाकी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या किसी आर डी शर्मा एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको ट्राई कर सकते हो, बाकी कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। ओके, अब जो सबसे अंत में है, जो सबसे अंत में पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मैट्रिसेस चैप्टर को कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये है तो थोड़ा सा मतलब कि पेचीदा है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे समझाऊंगा आपको कि आप लोग ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कॉल लगा के दिमाग लगा के एकदम ध्यान से फोकस करके आप लोग यहाँ पे सुनेंगे। चलिए, तो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको हटा दूँ। चलिए, तो लेट कर लीजिए कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें A11, A12, A21, A22 मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक और कोई मैट्रिक्स है B जिसमें है B11, B12, B21, B22। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो। इसका भी ऑर्डर है आपका 2x2 का, और इसका भी ऑर्डर है आपका 2x2 का। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें, अगर हमको इनको मल्टीप्लाई करना हो, तो ये ऑर्डर ही डिसाइड करेंगे, ये ऑर्डर ही डिसाइड करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करके हमारा मैट्रिक्स आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने में जो हमको मैट्रिसेस मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो गौर से बेटा ध्यान देंगे ना, देखिए ये है रो, ठीक, और ये क्या है, कॉलम। उसी तरह ये है रो और ये क्या है, कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैटर ये है कि क्या वो सही में भी मल्टीप्लाई हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही बनता है कि क्या ये कोई भी दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आप मन में सोचोगे यार ऐसा क्या है इसके अंदर कि दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता।
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो है इसकी एलिजिबिलिटी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने दो चीज मेंशन किया है, एक है एलिजिबिलिटी और दूसरी है मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। और एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने CR लिखा है। क्या लिखा है बेटा? CR लिखा है। आप इसको शॉर्टकट में कुछ भी बना सकते हो। चलो एक फुटबॉल का महान खिलाड़ी को बोलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मान लो, ठीक है। तो CR से हमने जाना कि एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो CR होना चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है तो RC होना चाहिए। RC कोल्ड ड्रिंक पीने वाला, ठीक है। तो दोनों को आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम इसको ले सकते हो अपने सुविधा अनुसार, जिससे कि आपके दिमाग में वो हमेशा मौजूद है कि आखिर मैट्रिसेस के दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। चलो तो पहले एलिजिबिलिटी समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो वो होना चाहिए इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स में, किन्हीं भी, बेटा बस इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स में अगर पहले वाले सेट का कॉलम और दूसरे वाले सेट का रो इक्वल हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यही सबसे मेन बात थी कि अगर किसी भी दो सेट के, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कि अगर किसी भी दो सेट के मतलब ऑर्डर में पहले सेट का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल है तो वो हमारा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिसिटी पॉसिबल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम किसी भी कीमत पे इसको मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसको दिमाग पे दूर दूर कर दीजिएगा, नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हम जाना एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी जैसे कोई फॉर्म भरने की, चाहे कोई नौकरी करने की एलिजिबिलिटी होती है ना, वैसे ही दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने की भी एलिजिबिलिटी होती है, जिसका तरीका हमने आपको ये बताया कि इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स सो इट कैन बी मल्टीप्लाइड। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट इसका पार्ट है कि जब ये दोनों पता चल गया कि ये दोनों एलिजिबल हैं मतलब कि मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा उसका ऑर्डर भी यहीं छिपा होगा। कैसे? तो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिसिटी में मैंने क्या लिखा है? RC खोला मल्टीप्लिसिटी में, यानी कि जब आप ये एलिजिबल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम को ही हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ अ न्यू मैट्रिक्स। यानी आपने ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आया है, 2 × 2। वो कैसे आया है? तो जब आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली ना, तो उसके बाद जो पहले वाले सेट में रो बचा हुआ है और दूसरे सेट का जो कॉलम बचा हुआ है, वो दोनों आपस में मिलके और क्या बनाएंगे? नए वाले सेट का ऑर्डर निर्माण करेंगे, और ये हमेशा हमेशा ही होगा। ओके, क्लियर? तो अब हम लोग इसको बता देते हैं आपको। तो एक और चीज है, और एक तो ये निकल गया, इसका ऑर्डर निकल गया हमारे सामने, मतलब कि क्या कहते हैं 2 × 2 RC फॉर्मूला से, प्लस मल्टीप्लाई करने का भी सीन इसी पे डिपेंड करता है। अब देखो गौर से, R मतलब होता है रो, यानी इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम। गौर करना बेटा, RC देख रहे हो मल्टीप्लिसिटी का, पहले वाले सेट मैट्रिक्स में से ए को, दूसरे वाले मतलब पहले मैट्रिक्स में से रो को, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं से मल्टीप्लिसिटी स्टार्ट होती है। कैसे? गौर करो, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से दिखें। यहाँ पे ऐसे लिख दो, 2 + 2 कर दो। अब इसको करो इसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21। ओके बेटा, पहला हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, प्लस होता है, हमेशा गौर करना है बात को। उसके बाद इसको उठा के दूसरे में करो, तो ये हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22। क्लियर हुआ बेटा?
उसके बाद वैसे ही तीसरे को और फिर वैसे ही चौथे के लिए। तो A21 B11 प्लस A22 B21, सेम उसके लिए A21 B12 प्लस A22 B22। ठीक है, ये इस तरीके से ये इसका एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसका मैंने बेसिक्स आपके सामने दिखा दिया। अब जब हम इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको और एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको नोट कर लो, क्योंकि ये नोट नहीं करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और दिमाग में नहीं रहेगा, फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको पॉज करके, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल, एक लिविंग एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। लिविंग एग्जाम्पल लेंगे जो कि बिल्कुल असली वाला, सॉल्व करके उसको चेक करेंगे क्या वो सही में इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। चलिए चलते हैं। अब हमारे सामने एक सेट है, मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4, ओके, और दूसरा वाला भी एक है हमारे पास जिसमें बनता है 5 6 7 8। ठीक, अब आपसे पूछेगा बेटा, कहेगा मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता है ना इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो इसका कॉलम इसका रो दोनों आपस में क्या इक्वल, इसका मतलब ये एलिजिबल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो मल्टीप्लाई होगा ए मल्टीप्लाई बी, उसका आपका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2। बस रो कॉलम रो 1 C1, रो 1 C2, रो 2 C1, रो 2 नॉट रो 2 सॉरी R1 ही कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये है आपका R1, ये आपका R2, ये आपका C1, ये आपका C2। तो R1 C1, R1 C2, R2 C1, R2 C2, ये पैटर्न रहेगा बेटा, एकदम गौर करना इस बात को। तो मल्टीप्लाई करो, 1 5 जा 5, 7 2 जा 14, 6 1 जा 6 प्लस 8 2 जा 16, 5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28, और फिर 36 18 और 8 चौका 32। और इसको जब आप बेटा फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 14 5 19 और 8 5 13 2 3 4 43, 16 4 20 2 22 और 32 8 4 10 50। तो ये वाला आ गया हमको रिजल्टेंट मल्टीपल ऑफ अ, रिजल्टेंट मल्टीपल ही कह सकते हैं हम लोग। हमने ए क्रॉस बी कर दिया ना, ए मल्टीप्लाई बी कर दिया और मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आ गया, और उसका ऑर्डर फिर 2 क्रॉस 2 रहा, और पहले वाले करो और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। तो दो बातें हैं, हमने इस एग्जाम्पल में कई बातें सीखी। पहली, मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का करना है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक मल्टीप्लिसिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर कोई भी मैट्रिक्स पार कर लेता है, कोई भी दो मैट्रिक्स पार कर लेते हैं, तभी वो मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बेटा, कॉलम रो, अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर है, इसका मतलब वो एलिजिबल है, इसका मतलब हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और मल्टीप्लिसिटी में है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के दूसरे पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही साथ हम इसी मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले से हम जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका भी हम क्या कहते हैं ऑर्डर निकाल सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। समझ में आया बेटा सबको, समझ में आया बात। तो अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए तो ये मत सोचना कि यार ये तो मैट्रिक्स की तरह ही तो मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। जब तक वो एलिजिबल नहीं तब तक उसकी शादी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि शादी की उम्र है ना चेंज हो गई, 18 से 21 हो गई गर्ल्स के लिए। तो ये जब तक एज नहीं होगा, जब तक वो कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर छोकरी की बात हो, अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो समझ लीजिए कि वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है।
इस वाले केस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और उस वाले केस में आप समझते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, ठीक है। ये बात हम आप ही को छोड़ देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दिखा दूं, देख लो। देखो, मान के चलो कि ए एक सेट है, एक मैट्रिसेस है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और बी एक मैट्रिसेस है जिसमें है 1 2 3 4। अब बताओ बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो एक चीज तो क्लियर बेटा कि दोनों के दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जो मैंने बताया था ये बात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, कि दोनों दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों का रो और कॉलम क्या है, सेम है। तो क्या ये एलिजिबिलिटी प्रोसेस करता है, इम्प्लाई करना है हमको, क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी कर दो, हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, क्या दोनों इक्वल हैं, बताओ। नहीं है, नहीं है तो इम्प्लाई नहीं होगा। एकदम सोचना ही नहीं है बेटा, एकदम ही दिमाग पे जोर डालना है, सीधा कहना है नहीं है हम नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीआर की एलिजिबिलिटी होनी आवश्यक है, समझ लो। ओके, तो ये वाली केस हो गया। उसके बाद एक आध और एग्जांपल हम इसी तरीके का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे a इक्वल टू हो गया 1 2 3 और b इक्वल टू हो गया 3 2 1। तो देख सकते हो इसमें कितने रो हैं, तो इसमें 3 रो हैं, R1 R2 R3, और कॉलम कितने हैं, एक। इसमें कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, रो कितने हैं, एक। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, बनेगा 3 इंटू 1 का, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 इंटू 3 का, ठीक, बन गया। तो सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे हम, a इंटू बी करेंगे, कर दो b, a इंटू बी। तो देखोगे कि पहले एलिजिबिलिटी क्या कहता है बेटा, कॉलम रो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो क्या है, बराबर है, यानी 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एलिजिबल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मतलब कि इसका जो मैट्रिक्स क्या बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो पहले वाले का और दूसरे वाले का, मतलब पहले वाले का रो और दूसरे वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 3 क्रॉस 3 का, क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होगा। क्या तरीका है, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, करके दिखाऊं। अच्छा ठीक है, कर देता हूं, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है बेटा इसमें लिखने के लिए, ठीक है, करता हूं मैं। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स होगा, ये तो क्लियर है कि 3 क्रॉस 3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है ये। तो ये वाला रो है R1 और इसमें कर दो C1, तो 1 3 जा कितना हो जाएगा, 3। वैसे ही 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, अब 2 को दूसरे पढ़ो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। वैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। बोलो बेटा बन गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं लेना एकदम। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, चिल मारो बेटा, चिल एकदम अच्छा वाला एकदम ब्रह्मास्त्र रख रखा है आपने, एकदम ब्रह्मास्त्र है ये, एकदम दिमाग में सेट कर लो बेटा, एकदम कोई भी मैट्रिक्स एकदम काट पीट देना तुम एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे लग रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया है। प्लस इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि आप इसको देखने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से ये कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। तो कम से कम 5-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेना अपने से। एक आध दो क्वेश्चन मैं खुद यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। और अगर ये हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हमेशा गौर करना बेटा, मैथ में क्या होता है ना कि आपको सही करना होता है, ठीक है। आपको जो तरीका मालूम है वो तरीके से चलना होता है। आपको पता है कि इस रास्ते को पकड़ के घर जाएंगे तो क्या जरूरत है जंगल वाला रास्ता अपनाने की, ठीक है। आपको उसी रास्ते से पकड़ के घर जाओ, बशर्ते वहां पे ट्रैफिक जाम लगा है तो थोड़ा समय दो, ठीक है, स्पेशली फॉर मैथ। दूसरा केस रहेगा तो अलग बात है, गर्मी के समय में हाथ खराब हो जाएगा ट्रैफिक में, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या एग्जाम्पल देता हूँ? एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लो, काफी है। एक ले लो ए, उसमें ले लो 1 2 3 4 5 6 ए है, और बी ले लो 1 2 3। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लो, ए इज इक्वल टू ले लो 1 2 7 9 4 1, और बी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताना बेटा, सबसे पहले क्या चेक करोगे? एलिजिबिलिटी, और उसके बाद चेक करोगे क्या? मल्टीप्लिसिटी। ओके, चेक करना, सॉल्व करना। जो तरीका बताया उसको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस एक पॉइंट और बचा है, ज्यादा मैं समय आपका नहीं दूंगा। एक चीज है कि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है ना मैथमेटिक्स की, तो मल्टीप्लीकेशन केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ये बात हमेशा गौर करिएगा, ये ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी होती नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। क्यों? क्योंकि अगर ए का मल्टीप्लाई आप बी में करोगे ना, तो अगर बी का मल्टीप्लाई फिर ए में करोगे तो ये दोनों कभी इक्वल आ नहीं सकते। सोचो क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहले वाले का रो पकड़ते हैं और दूसरे वाले का कॉलम पकड़ते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पहला केस। अब सोचो अगर इसी को उल्टा कर दोगे, तो जिसका रो पकड़ते थे उसको क्या पकड़ना पड़ेगा? कॉलम। जिसका कॉलम पकड़ते उसका क्या पकड़ना पड़ेगा? रो। तो क्या दोनों सेम आ सकते हैं? सॉल्व करके देखना, नहीं आएंगे सेम। ठीक है, इस वजह से ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव नहीं है, पर क्या है? एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, एसोसिएटिव है, ये एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये दोनों। ठीक है, बाकी कॉम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो बेटा ऐसे करके हमने ये सारे पॉइंट्स, जो कि मैट्रिसेस का हमारा पहला पार्ट है ये, इसके बाद भी एक आध दो पार्ट और आएंगे जिसमें मैंने कंप्लीटनेस पूरा करना है। इसमें एडजॉइंट और जॉइंट, इनवर्स, आइडेंटिटी, जो भी तो ट्रांसपोज, स्क्यू, सिमेट्रिक, इस सबको हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर। बाकी इस वाले वीडियो में समाप्त हो गया है। ये बिल्कुल बेसिक था, ये इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का, और आप अच्छे से इसको सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ओके बेटा, कंप्लीट हो गया, चलते हैं। जय हिंद।